आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों की। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर गाइडलाइंस जारी की है और समय समय पर ऐसे कई जजमेंट दिए हैं जो पति और उसके परिवार के साथ साथ उसके रिश्तेदारों के लिए अमृत के समान एक काम करते हैं। दरअसल आमतौर पर देखा जाता है कि पत्नी कोई भी बात हो लेकिन पति और उसके परिवार के ऊपर दहेज उत्पीड़न उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा देती है। और जैसे ही पत्नी पुलिस के पास जाती है, शिकायत दर्ज करवाती है और पुलिस पति और उसके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को अरेस्ट कर लेती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कोर्ट उन्हें जेल भेज देती है। लेकिन कोर्ट ने ये सब देखते हुए ये देखा कि ये ठीक नहीं हो रहा है कि पत्नी की एक शिकायत मात्र से पति और उसके परिवार के साथ साथ उसके रिश्तेदारों को भी जेल भेज देना। तो कोर्ट ने यहाँ पर बड़ी राहत पति और उसके परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों को दे दिया है कि अब उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, किस वजह से नहीं होगी और किन परिस्थितियों में होगी, यह स्पष्ट कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, यानी कि बेल मिल जाएगी। क्यों नहीं जेल भेजा जाएगा और क्यों बेल मिलेगी, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह भी आपको बताएंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस को इन आरोपों के केसेस को दर्ज नहीं करना चाहिए। किन आरोपों के, वो भी बताएंगे, और किन आरोपों के दर्ज करना चाहिए वो भी आपको बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह के आरोप हैं तो पुलिस को ऐसे केस दर्ज नहीं करना चाहिए, और अगर पुलिस ने ऐसे केस को दर्ज कर लिया है तो कोर्ट को ऐसे केस को वहीं पर डिसमिस कर देना चाहिए। तो चलिए आपको बताएंगे कौन कौन से आरोप आपके केस में है, तो ये केस डिसमिस होगा कि नहीं होगा। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, बिना जांच के एफआईआर नहीं होगी। यानी साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देशों में लिख दिया कि पहले जांच होगी। जांच कैसे होगी? जैसी महिला जाएगी उससे तहरीर ले ली जाएगी, आवेदन ले लिया जाएगा। अब वहां पर जो अधिकारी हैं जिनने ये आवेदन लिया, उसकी शिकायत ली है, वो सबसे पहले देखेंगे पत्नी आरोप क्या लगा रही, पर सबूत क्या लेके आई है, क्या वाकई इसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, क्या कोई गंभीर अपराध घटित हुआ है क्या। अगर उसके हाथ पर सब कुछ सलामत है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि इसकी जान संकट में आ गई थी या उन लोगों ने इस तरीके गंभीर अपराध किया, तो फिर पुलिस क्या करेगी? उस कंप्लेंट को मेडिसिन सेंटर भेज देगी। मेडिसिन सेंटर वाले प्रयास करेंगे कि इनके बीच में समझौता हो जाए या फिर आपसी सहमति से ये डिवोर्स लेके अलग हो जाए। लेकिन मेडिसिन सेंटर वालों के प्रयास के बावजूद भी ना ये लोग आपसी सहमति से तलाक के लिए तैयार हुए हैं और ना ही साथ रहने के लिए तैयार हुए हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो भेज देते हैं पुलिस स्टेशन वापस। अब पुलिस स्टेशन जब आ जाता है केस, तो पुलिस क्या करती है? एफआईआर दर्ज करती है। अब आपको 2 महीने का कूलिंग पीरियड मिलता है। 2 महीने में आपको आकर थाने में अपना बयान दर्ज कराना होता है, सबूत दिखाना होते हैं, अपना पक्ष रखना होता है। अगर पुलिस आपसे संतुष्ट है कि आपने कुछ नहीं किया, तो कोर्ट कह रही है कि जो दिन प्रतिदिन के छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, तो इसके आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे। और अगर पुलिस ने इन छोटी मोटी बातों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है, तो उस एफआईआर को रद्द कर दे। और मान लो एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस ने नहीं की है, तो ऐसी एफआईआर को न्यायालय डिसमिस कर दे। और जो 2 महीने का आपको एक टाइम मिला था, कूलिंग पीरियड मिला था, इस पीरियड में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है पुलिस केस दर्ज करेगी, एफआईआर लिखेगी, हमें अरेस्ट करेगी, ऐसा आपको कुछ भी डाउट लगता है, तो फिर आप सीधे कोर्ट जाइए, अपने सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए साहब हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है और पुलिस ने हमारी एफआईआर लिख ली है, तो अब हमें बेल दे दी जाए। तो कोर्ट आपको अग्रिम बेल दे देगी। और आपने जब उसको लाठी मारा हो, चाकू घुसा दी हो, हाथ पैर तोड़ दिए हो, ऐसा कोई गंभीर अपराध किया हो, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं देगी और पुलिस भी आपको 2 महीने का वक्त नहीं देगी। सीधी शिकायत आएगी, सीधा आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये पहला नियम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहली गाइडलाइंस। ये ध्यान रखिए, अपराध गंभीर हो और उसका सबूत हो,
तो आपकी अरेस्टिंग तत्काल हो सकती है, और अगर सिर्फ आरोप है तो फिर उनकी जांच होगी, उसके बाद ही फिर आगे सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर पुलिस आगे बढ़ेगी। नंबर 2, जब ऐसा लगने लगे कि अब ये लोग साथ नहीं रह सकते और डाइवोर्स लेने के लिए इनके पास सबूत भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय आर्टिकल 142 के अंतर्गत पूर्ण न्याय करते हुए इन्हें डिवोर्स दे सकती है। इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जहां पर ऐसा प्रतीत है कि साथ रहना संभव नहीं है, क्योंकि कई बार इनको मेडिसिन सेंटर भेज दिया है, कई बार न्यायालय ने काउंसलिंग कर ली है, इसके बावजूद भी ये लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं और डाइवोर्स के लिए कोई सबूत नहीं है, तो इन केसेस में भी डिवोर्स दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग जो साथ नहीं रहना चाहते उन्हें जबरन वैवाहिक बंधन में बांध के नहीं रखा जा सकता है, तब भी इनको डिवोर्स मिल जाएगा। तीसरी गाइडलाइंस ये भी आ चुकी है कि जहां पर ऐसा प्रतीत होगा साथ रहना संभव ना हो, उन परिस्थितियों में आपसी सहमति से अगर डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उन्हें 1 साल का डिजर्शन ग्राउंड में माफी दी जा सकती है, और साथ में 6 महीने की कूलिंग पीरियड में भी माफी दी जा सकती है, और उन्हें तत्काल आपसी सहमति से डिवोर्स की डिक्री दी जा सकती है। चौथा नियम यह भी कहता है कि अगर पत्नी पीड़ित है तो फिर उसे भरण पोषण के मामलों में उसी तरीके से भरण पोषण मिलना चाहिए जैसा वो वैवाहिक घर में जीवन यापन कर रही थी। यह भी ध्यान रखिएगा, भला ही पत्नी कमाती हो, लेकिन पति के घर में जिस राजठास के साथ वो रह रही थी तो उसे उसी तरीके से मेंटेनेंस मिलना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, जहां पर पत्नी पीड़ित हो और जहां पर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही हो, पति और उसके परिवार की कोई गलती ना हो, तो वह उन परिस्थितियों में पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा, चाहे वो बेरोजगारी क्यों ना हो। तो ये सारे नियम आपको पता होना चाहिए, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।